लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक, जिसके साथ आज ये वाला यूनिट चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ये टॉपिक जब मैंने रीड किया, जब मैंने इसके नोट्स बनाए, तो मेरे को एक पुरानी बात एक टीचर की याद आ गई कि एक मिस्टेक के लिए मार्क्स एक ही बार कटेंगे, दो बार नहीं कटेंगे। मतलब अगर आपने एक सेंटेंस लिखा और उसमें ऑलरेडी पर्सन का नाम गलत लिख दिया आपने, तो उस मार्क्स की वजह से, उस गलती की वजह से जो मार्क्स वहां कटे वो आगे नहीं कटेंगे। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज कॉल्ड एज डॉक्ट्रीन ऑफ, डॉक्ट्रीन मतलब रूल, सबको पता ही है। ऑट्रीफॉयस एक्विट एंड ऑट्रीफॉयस कॉन्विक्ट, प्रीवियसली एक्विटेड और प्रीवियसली कन्विक्टेड। झटपट आप इस पेज पे ओपन कर लें जरा। तो ये डॉक्ट्रीन, ये रूल क्या बोलता है? अगर एक इंसान का ट्रायल ऑलरेडी हो चुका है, उसको एक्विट किया गया, मुक्त कर दिया गया, या उसको सजा मिल गई, तो फिर से उसका ट्रायल उसी ऑफेंस के लिए उन्हीं सबूतों और गवाहों के तहत किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। मतलब सर, अगर एक इंसान को कत्ल के इल्जाम में सजा हो चुकी है और उसने जिसका कत्ल किया उसके रिश्तेदार का उसी कत्ल के डेथ के होने की वजह से हार्ट अटैक हो गया, तो अब वो इंसान, वो मर्डर हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार माना नहीं जाएगा। तो बस इसको आप ऐसे ही याद रखिएगा। अगर आपके स्कूल में एग्जाम में एक गलती पे मार्क्स एक बार कट चुके हैं, तो उसी गलती पे उसी एग्जाम में दूसरी बार मार्क्स नहीं कटेंगे। अगले एग्जाम में अगर आपने गलती रिपीट की तो मार्क्स कटेंगे, बट इस एग्जाम में फिर से मार्क्स नहीं कटेंगे। समझ में आ गई बात? सो इट सेज, इफ अ पर्सन इज ट्राइड एंड एक्विटेड और कन्विक्टेड, दोष मुक्त हुआ या उसको सजा हो गई, he or she cannot be tried again for the same offense on the same fact for any other offense। ये सेम ऑफेंस और अदर ऑफेंस का मतलब समझ में आ गया कि एक ही सबूत के बेसिस पे मैं आपको एज अ जज जिस चीज पे सजा सुना चुका हूं या दोष मुक्त करार कर चुका हूं, मैं उन्हीं सबूतों के तहत दूसरे ऑफेंस के लिए फिर से आपको ट्रायल नहीं कर सकता। अविका जी, इश्ता जी, पीपल ऑन द हॉट सीट, समझ गए सब लोग? यस सर। इसको ऐसे भी समझ यस सकते हैं, सर। मेरे पास दो लैपटॉप है। एक लैपटॉप पे अगर मैंने क्विक हील सॉफ्टवेयर एक्टिवेट कर लिया, तो उसी लाइसेंस की से वो सेम सॉफ्टवेयर, सेम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैपटॉप पे दूसरे लैपटॉप पे चलेगा नहीं। दोनों लैपटॉप में i3 प्रोसेसर है, दोनों में विंडोज 11 है। इज दैट क्लियर? तो एक बार अगर एक की पासवर्ड इस्तेमाल होकर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया लाइसेंस्ड, तो दूसरा लाइसेंस लेना पड़ेगा, सेम लाइसेंस दूसरे पे काम नहीं करेगा। तो आपकी बुक में तो बस इतना ही लिखा था, तो मेरे को लगा थोड़ा सा कम समझ में आने वाली बात है, तो मैंने इसको डिजाइन कर दिया बच्चों आपके लिए। डॉक्ट्रीन ऑफ डबल जियोपार्डी, ये एक एग्जाम्पल केस है। स्टेट वर्सेस जॉन डियो। जॉन डियो वॉज चार्ज विथ थेफ्ट अंडर सेक्शन 379 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। कोर्ट में उसका ट्रायल चला, पूरे ट्रायल के बाद उसको एक्विट किया गया। एक्विट का मतलब समझते हैं? दोष मुक्त, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस उसे सजा देने का था ही नहीं। तो डॉक्ट्रीन ऑफ डबल जेओपार्डी, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 20 के तहत क्या बोलता है? जॉन ड्यू वॉज ट्राइड एंड एक्विटेड ऑफ थेफ्ट, ही कैनॉट बी ट्राइड अगेन फॉर थेफ्ट। सर हम बताएं, जॉन ड्यू जिस घर में चोरी करने गया था उसने वो मर्डर भी किया था, बट सबूत चोरी का मिला नहीं। मर्डर का सबूत काफी दिन बाद मिला, जब उसको दोष मुक्त करार कर दिया गया उसके बाद। तो वो मर्डर के लिए फिर से ट्रायल हो सकता है उसका, बट चोरी के लिए नहीं हो सकता। ओके, एनी अदर ऑफेंस बेस्ड ऑन द सेम फैक्ट, कहने का मतलब अगर हमने चोरी की और चोरी की ज्वेलरी उसके घर में बरामद हुई है, तो भाई केस लग गया चोरी का। फिर एक्विटल नहीं होगा, फिर कन्विक्शन होगा, फिर दोष मुक्त नहीं होगा, फिर सजा होगी। कितनी बात सुनाई पड़ गई? नहीं नहीं नहीं, आप यस एक सर। बात समझे नहीं। तो अब तो सजा हो गई ना। अब मर्डर भी उसने किया था, कुछ दिन बाद पता लगा वो जिस घर में चोरी करने गया था उस घर में उसने मर्डर किया। तो घर में उसके जो ज्वेलरी पाई गई, वो मर्डर के टाइम पे उसने उस घर की लेडी के गले से खींचा था मंगलसूत्र, या तिजोरी से निकाला था? तिजोरी से निकाला था तो चांसेस ऑफ चार्जेस ऑफ थेफ्ट लगेंगे। और अगर मर्डर किया, चाकू भोगा पेट में और मंगलसूत्र उसके हाथ में आ गया, तो वो चोरी नहीं मानी जाएगी, अब वो मर्डर माना जाएगा, क्योंकि इंटेंशन उसका मर्डर करने का था, चोरी करने का नहीं था। वो तो गर्दन हाथ में आई, मंगलसूत्र आया, लेके भाग गया। इज दैट क्लियर? तो मंगलसूत्र का उसके घर में प्रेजेंस होना, प्रेजेंट होना, थेफ्ट के चार्जेस है, चोरी के चार्जेस, सॉरी चोरी के चार्जेस है, मर्डर के नहीं है।
बट उसने खून किया था, उस केस में मंगलसूत्र खींच के उसके हाथ में और लेके भाग गया, तो ये चोरी का चार्ज नहीं लगेगा, किसका लगेगा? मर्डर का। कहानी समझ में आ गई? अविका जी समझ में आ गई? ईशा जी समझ में आ गई? Yes, sir. तो अब अगर चोरी के चार्जेस में उसको जेल हो गई 6 महीने के लिए, बट बाद में प्रूव हुआ कि मर्डर भी उसी ने किया था, तो मर्डर के अलग चार्जेस में फिर से ट्रायल चल सकता है, सजाए मौत भी हो सकती है, कैपिटल पनिशमेंट के नाम पे उसको उम्र कैद भी हो सकती है, सब हो सकता है, बट चोरी वाले चार्जेस फिर से अब नहीं लगेंगे। तो सबसे आसान तरीका इसको समझने का वही है, एक आंसर में आपने बॉड मास अप्लाई किया, मान लीजिए इट इज 25 प्लस 40 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4। अब ऑब्वियस सी बात है, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है, तो पहले आप 40 इंटू 6 करेंगे, ओ सॉरी पहले तो डिवीजन है, पहले आप 6/4 करेंगे। अगर 6/4 1.5 की जगह आपने 1 लिख दिया, तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लीकेशन एडिशन भी गलत हो जाएगा। तो टीचर जब स्टेप मार्किंग करेगा और वो डिवीजन पे मार्क्स काट चुका है, तो आगे अगर उसी डिवीजन से रिलेटेड आंसर वैसा ही आ रहा है तो फिर से मार्क्स नहीं कटेंगे। तो हम बोलते हैं ना स्टेप मार्किंग होती है, तो स्टेप मार्किंग का मतलब यही है, जो स्टेप गलत है उस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे, जो सही है उस पर मिलेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ डबल ज्योपर्डी यही है कि एक सबूत पे एक सजा के लिए अगर केस चल चुका है, तो उसी सबूत को इस्तेमाल करने के लिए, सॉरी इस्तेमाल करते हुए हम दूसरा केस नहीं चला सकते। एक एविडेंस एक बार काम आएगा, उस एविडेंस को आप और दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं करेंगे। सुनाई पड़ गई बात? एनी रिलेटेड ऑफेंस स्टेमिंग फ्रॉम द सेम इंटेंडेंट इफ एन अटेम्प्ट इज मेड टू ट्राई हिम फॉर बर्गलरी बेस्ड ऑन द सेम फैक्ट। सर ये थेफ्ट में और बर्गलरी में फर्क क्या होता है? बर्गलरी इज जस्ट लाइक डकैती, यहां पे लोग भी ज्यादा होंगे और लूट भी बड़ी होगी। तो मैं किसी घर में गया और मैंने वहां से एक 10 ग्राम का गोल्ड का कॉइन चुरा लिया, इट इज थेफ्ट। 4-5 लोग गए, उसमें मैं भी था, भयंकर लूटा सामान हमने, इट इज बर्गलरी। सबके ऊपर बर्गलरी का केस चले अलाउड है। अगर मेरे को थेफ्ट में 4 साल की सजा हुई और बर्गलरी में सबको 6 साल की सजा हुई, तो मेरी सजा 2 साल और बढ़ेगी बस, ये नहीं कि 4+6 मैं रंगा पुता के आया था मेरे को 10 साल की सजा मिलेगी, ये गलत हो जाएगी। इज दैट अंडरस्टूड? तो कभी भी इसमें कंफ्यूजन हो, बस एक बात याद रखिएगा, अगर आपका डिवीजन गलत था, आपके मार्क्स कट गए, तो आगे मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में मार्क्स नहीं कटेंगे। एक गलती के लिए सजा एक बार मिलेगी, ट्रायल एक बार होगा, बार बार नहीं होगा। और सेम डेटा सेम फैक्ट्स को लेकर, कंप्यूटर में डेटा, यहाँ पे फैक्ट्स को लेकर हम फिर से ट्रायल नहीं कर सकते। सेम इंसिडेंट के लिए दूसरे इंसिडेंट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। समझ गए बात को भाई? समझ गए? चलिए। John Doe is protected under the doctrine of double jeopardy, ensuring he is not subjected to repeated trials for the same crime. सर मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट, सेशंस कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट में मर्डर की सजा 14 साल पा चुका है, बट हम चाहते हैं उम्र कैद हो जाए, जब तक जिंदा रहे तब तक जेल में रहे, तो हम अपने वकील को बोलेंगे तुम हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डालो। तो सर ये नहीं हुआ सेम ट्रायल, नहीं, रिपीटेड ट्रायल। 11th क्लास बच्चा 2 बार पढ़ रहा है, उसको रिपीट बोलेंगे? या 11th के बाद 12th में चला गया, सेम स्कूल में पढ़ रहा है, अरे रिपीटर रिपीटर है, पिछले साल भी इसी स्कूल में था 11th में, इस साल भी इसी स्कूल में 12th में, क्या उसको आप रिपीटर बोलेंगे? नॉट एट ऑल। तो यूपी की क्रिमिनल कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में मुकदमा मेरे ऊपर मर्डर का चल गया, अब आप चाहते हैं, जज साहब ने 14 साल की सजा दे दी, अब आप एमपी के सेशंस कोर्ट में मुकदमा फिर चलवाना चाहते हैं, ये रिपीटेड ट्रायल है। हाई कोर्ट में अगर मुकदमा चलवाया तो ये रिपीटेड ट्रायल नहीं है, क्योंकि तो अपर कोर्ट हो गया ना, तो रिपीट का मतलब सेम लेवल होना चाहिए। बात समझ में आ गई? इस तरह जी, ओके जी, समझ गए? कोई क्वेरी? पीपल ऑन द हॉट सीट, एनी क्वेरी? No, sir. No, sir. तो डॉक्ट्रिन को आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2 में लिखा गया है, और ये सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी में भी है। तो आपसे पूछ सकते हैं विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी इज टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 20, तो आंसर होगा सेक्शन 300 डबल जियोपार्डी। ओके, सो दिस कुड बी प्रीलिमिनरी प्री टेकन एज अ बार टू क्रिमिनल ट्रायल। तो अगर यूपी के इलाहाबाद के सेशंस कोर्ट में केस चल चुका है, आप चाहते हैं लखनऊ के सेशंस कोर्ट में, कानपुर मेरठ के सेशंस कोर्ट में फिर चले,
तो वी टेक दिस एज अ रेस्ट्रेंट, एज अ रेस्ट्रिक्शन। रिपीटेड ट्रायल अलाउड नहीं है। और जो आप लोग मूवी में देखते होंगे, फिर से फाइल खुल गई, फिर से केस चला, तो दैट इज नॉट अ रिपीटेड ट्रायल, दैट इज अ रिव्यू। दैट इज अ रिव्यू, क्योंकि वहां पे तथ्य अलग आते हैं। अभी मैं एक मूवी देख रहा था, दो पत्ती करके, जिसमें काजोल वकील भी थी और पुलिस वाली भी थी। तो पहले दूसरा केस था, गॉट इट क्लियर, अब एविडेंस बदल गया, तो यहां रिपीटेड ट्रायल नहीं बोला जाएगा। रिपीट मतलब पूरा सेम होना चाहिए। रीओपन करा तो दैट इज नॉट रिपीटेड ट्रायल, क्योंकि उसके पास फिर एविडेंस बदल चुका था। पहले जो एविडेंस थे वो उसने माना कि वो गलत थे, बट बाद में उसको लगा नहीं, पति उसको परेशान करता ही था, तो माना तो मर्डर ही जाएगा। ठीक, चलिए। तो कोर्ट डज नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन और कॉम्पिटेंस टू ट्राई द अक्यूज्ड पर्सन अगेन एंड अगेन। ये ऐसा भी हो सकता है, आप स्कूल जाते हैं, आपके स्कूल में रूल है कि अगर आप एब्सेंट हो गए तो आपको लीव एप्लीकेशन सबमिट करना होता है ना। तो आप लीव एप्लीकेशन किसको सबमिट करेंगे? सारे सब्जेक्ट टीचर, सारे क्लास टीचर, सारे बच्चे, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पूरा 500-600 कॉपी ले जाओगे साथ में? नो, ओनली टू द क्लास टीचर। बट सब्जेक्ट टीचर कह रहे नहीं, हमारी एप्लीकेशन कहाँ है, तुम तो हमारा सब्जेक्ट भी पढ़ते हो, तो हमारे लिए भी एप्लीकेशन लिखवा के लाना। तो आप उस टीचर को क्या बोलेंगे? सर 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 सर, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी, मैं ऑलरेडी क्लास टीचर को बता चुका हूं या बता चुकी हूं, व्हाई आई वाज एब्सेंट, दिस इज द एप्लीकेशन। तो अलग से मैं आपको एप्लीकेशन नहीं दूंगा। अगर आपने एप्लीकेशन मांगी, सॉरी, तो इट इज डबल जियोपार्डी। समझ में आई बात? अच्छा जी समझ गई, अलका जी समझ गई, माइक को अनम्यूट कर ले भाई। खोपड़े में बात गई। तो काफी स्कूल्स में ऐसा होता है Yes, कि सब्जेक्ट टीचर कहता है हमको भी बताना है अलग से, क्लास टीचर को बताना है, व्हाट दे आर डूइंग ऑन यू, डबल जियो पार्टी कर रहे हैं। अब वहां कानून ना समझाने लग जाइएगा। समझ गए? चलिए। अक्यूज्ड पर्सन एंड राइट्स अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सर व्हाट इज दिस? बहुत सिंपल है। द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3, which says that no person accused of an offense shall be compelled to be a witness against himself। हाँ जज साहब, मैंने कत्ल किया, मैं बता रहा हूं, मेरे इन्हीं हाथों ने कत्ल किया है। आप अपने खुद के विटनेस नहीं बन सकते। जज साहब मैंने कत्ल नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं, आप मेरे हाथ चेक करा लीजिए, मेरा फिंगरप्रिंट देख लीजिए चाकू पे, व्हाट इट क्लियर, तो आपने किया नहीं तो आपने कतवाया होगा। तो अपने लिए कोई भी इंसान विटनेस नहीं बन सकता। ओनली डॉक्यूमेंट्स, स्टेटमेंट्स प्रोटेक्टेड within the personal knowledge of the accused and records that are maintained as a legal requirement, statutory matlab legal, may not be protected. Accused can be required to give a handwriting sample, blood, DNA sample, as the same are not with the personal knowledge of the accused। तो अगर आप बोलते हैं नहीं 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 नहीं, मैंने कत्ल नहीं किया, मेरा सो कॉल्ड ले लीजिए फिंगरप्रिंट और चेक कर लीजिए, मेरा डीएनए चेक करा लीजिए, मेरा बच्चा ये फालतू में मेरे को अपने पिता बोलता है, थोड़ी शक्ल क्या मिल गई, इज दैट क्लियर? तो ये सब अलाउड है, ये विटनेस के लिए यूज होगा, बट आपकी बोली गई बातें रिकॉर्ड मानी जाएंगी, बट ये नहीं कि आप जो बोले सब सच्ची मान लिया जाएगा। तो प्रोटेक्शन अक्यूज्ड को मिला है कि भाई तुम्हारा डीएनए सैंपल एविडेंस की तरह काम करेगा, तुम्हारा ब्लड सैंपल काम करेगा। मर्डर साइट पे जो ब्लड मिला, आपके हाथ में नकोटे होने का निशान है, तो वहां पे जो नकोटे होने का निशान है उसमें सामने वाले के नाखून का कुछ अंश अगर आ गया तो उसको मैच किया जाएगा, वो मैच करके हम मान लेंगे मर्डर आप ही ने किया था। ओके, so only against being compelled to protect the document, Supreme Court held that search and seizure does not amount to compulsion to produce। मतलब सर, आपको याद होगा मैंने बताया था कि मैजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद ही पुलिस ऑफिसर प्रेमाइसेस में जा सकता है, बट जो चीजें वहां से रिकवर हुई ये कंपलसरी नहीं है कि सबको आपको कोर्ट में लाना पड़ेगा। जिसे समझा जाता है एज एन एविडेंस, डिफेंस और प्रोसिक्यूशन दोनों पार्टी के लॉयर उसको मंगवा सकते हैं। मेरे हिसाब से दिस इज एन एविडेंस, आपके हिसाब से नहीं है। मैं प्रोसिक्यूशन का लॉयर हूं, आप डिफेंस के हैं, तो मैं ला सकता हूं। मेरे हिसाब से ये बेकार है, बट आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ला सकते हैं कोर्ट में। ओके, बट कंपलसरी नहीं है कि जो भी जब्त किया गया था सामान वो आपको सब लाके दिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा। डेड बॉडी ले आए, देखिए डेड बॉडी, मंत्र मारेंगे इसके ऊपर, अभी उड़ जाएगी, मंजुलिका बन जाएगी ये, तो ये सब अलाउड नहीं है। Summons under section 91 of CRPC cannot be issued to accused person। अब सर क्यों? अरे भैया, सीआरपीसी लगा है, स्ट्रिक्ट चार्ज है, और सम्मन तो डाइल्यूशन होता है।
इज दैट क्लियर? तो इनको नाइट्रिक एसिड ही पिलाना है, लाइम वाटर में इनको नहीं छोड़ा जाएगा। याद है ना समन क्या था, समरी ट्रायल क्या था, वारंट केस क्या था? तो सीआरपीसी में मोस्ट ऑफ द केसेस में वारंट केस चलता है, समन नहीं चलता। समन इशू कर दिया तो छूट जाएगा, वो पता लगा भाग गया, वारंट ट्रायल इशू करो, उसकी रिमांड इशू करा लो, रखो अपने पास, पर्सनल प्रेजेंस चाहिए। भाग गया विजय माल्या की तरह तो चूना लगा के चला जाएगा। समझ गए सब लोग? अब क्या जी, इस जी समझ गए बात को? चलिए, हुड़ हुड़ दबंग दबंग भाई, फंक्शन एंड रोल ऑफ पुलिस। तो वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए तो इसके साथ साथ डबल जियो पार्टी के साथ उसका वीडियो अलग कर देते हैं, अगली वीडियो में आ जाएगा।